संघर्ष विराम के बाद घर लौट रहे गाजा वासियों पर इजरायली सैनिकों ने की गोलाबारी। फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 11 घायल। दक्षिण से उत्तरी गाजा जाने पर रोक, खान यूनिस के लोगों को जाने से रोका गया। हमास ने 2 फिलिस्तीनियों को मारा, इजरायल के लिए काम करने का इन पर आरोप। आज भी इजरायल के 13 बंधकों को छोड़ेगा हमास। इजरायल को मिली रिहा होने वाले बंधकों की लिस्ट। इजरायल हमास के बीच 4 दिवसीय युद्ध विराम का आज दूसरा दिन है। इजरायल हमास युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने पहले दिन इजरायल के 13 बंधकों को रिहा किया। वहीं इजरायल ने भी 39 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा। थाईलैंड के 10 और फिलीपींस के एक नागरिक की भी रिहाई हुई। इजरायल हमास की डील का हिस्सा नहीं था थाई नागरिकों को छोड़ना। रिहाई के दौरान भावुक वीडियो सामने आया। इजरायली बंधकों के स्वागत के लिए सड़कों पर उमड़ी भीड़, लोगों ने हाथ में झंडे लेकर स्वागत किया। रिहाई के बाद फिलिस्तीन की पूर्व महिला कैदी ने जताई खुशी। 8 साल बाद इजरायल की जेल से हुई रिहा। 8 साल बाद इजरायली जेल से रिहा हुई महिला कैदी मलक सलमान परिजनों से मिलकर भावुक हुई। मां के गले लगकर आंखों से छलके आंसू। 8 साल के बाद जेल से रिहा हुई महिला मारा बाकीर 2015 से इजरायल की जेल में कैद थी। रिहा होने के बाद अपनों से मिलकर खुशी जाहिर की। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट का दावा, युद्ध विराम एक अल्प विराम। आईडीएफ पूरी ताकत से फिर से करेगी हमला, लक्ष्य हासिल करने तक नहीं रुकेगी जंग। युद्ध विराम के बीच गाजा से बर्बादी की नई तस्वीर सामने आई। वीडियो में दिखा हर तरफ तबाही का मंजर, ज्यादातर घर हो गए तबाह। गाजा में नाहल ब्रिगेड का एक्शन, जबालिया इलाके में ऑपरेशन रॉकेट लॉन्चर हथियार बरामद। आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हगारी की हमास को चेतावनी, कहा हमास के खात्मे तक नहीं रुकेगी आईडीएफ। हमास चीफ हानिया का बयान, कहा युद्ध विराम कब तक रहेगा ये इजरायल पर निर्भर। इजरायल हमला नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। वेस्ट बैंक के रामल्ला में 39 फिलिस्तीनियों की रिहाई के बाद समर्थन में मना जश्न। हाथ में झंडे लेकर लोगों ने समर्थन में नारेबाजी की। सीज फायर के बीच लेबनान से भीषण हमले, हिजबुल्लाह पर हमले का आरोप, हमास की रणनीति की आशंका। गाजा युद्ध का नया वीडियो सामने आया। बेत लाहिया में मस्जिद पर हुआ हमला, आईडीएफ हमले में मस्जिद पूरी तरह से ध्वस्त। दक्षिण गाजा में फिर हुई बमबारी, खान यूनिस के खुजा में इजरायल ने की गोलाबारी। बमबारी में रिहायशी इमारतें जमींदोज। अल-कुद्स ब्रिगेड की इजरायल को धमकी, कहा रिहाई समझौता इजरायल की मजबूरी। गाजा में कमजोर पड़ी इजरायल की सेना। बंधकों की रिहाई के दौरान सेना के मुख्यालय में बने कमांड सेंटर से नेतन्याहू और गैलेंट ने की निगरानी। ऑपरेशन के प्रबंधन पर बारीकी से रखी नजर। युद्ध विराम के बीच लेबनान की राजधानी बेरूत के ऊपर दिखे इजरायली विमान, बेहद ऊंचाई पर उड़ रहे इजरायली जेट से लेबनान में दहशत। सीज फायर के पहले दिन 200 ट्रक जरूरत का सामान लेकर पहुंचे गाजा। इनमें फ्यूल ट्रक भी शामिल थे। इजरायल की तरफ से भेजी गई मानवीय मदद। बगदाद में अमेरिकी बेस पर हमला, इराक रेजिस्टेंस लड़ाकों ने आरपीजी और मोर्टार से अटैक किया। और न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, गाजा में नरसंहार का आरोप। नमस्कार, आप सभी का टीवी9 भारतवर्ष पर स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। हमास से युद्ध विराम से ठीक पहले इजरायल के प्रधानमंत्री ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजरायल हमास के नेताओं को जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, और ये काम करेगी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद। मोसाद के चीफ इस वक्त डेविड बार्निया है, जिनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। आखिर कैसे होगा हमास का डेथ वारंट और कौन है डेविड बार्निया, देखते हैं इस हफ्ते के न्यूज मेकर में। ये तस्वीरें ये चीखें ये खाली नहीं जाएंगी। इसका बदला लेने और साथ दुनिया के हर कोने में जाएगी।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद को खुली छूट दे दी है कि वो दुनिया के किसी भी कोने से हमास का सफाया कर दे। हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मारे वो हमास जिसने इजराइल को ऐसा जख्म दिया जिसका भरना मुश्किल है। अब इसका बदला मोसाद लेगी और इसके लिए मोसाद के चीफ डेविड बार्निया को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इजराइल के दुश्मनों को एक एक कर ढूंढें और उनका नामो निशान मिटा दें। אני הנחיתי כבר את המוסד לפעול נגד ראשי החמאס באשר הם। इजराइल का कहना है कि इस आदेश के बाद हमास की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हमास के एक एक आतंकी चेहरे को जड़ से मिटा दिया जाएगा, बस वक्त की बात है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने दावा किया है कि अब हमास के दहशतगर्द उधार की जिंदगी जी रहे हैं। הדבר הזה הוא רב משמעות. אני יכול לומר לכם שבצפון הרצועה החמאס איבד שליטה ולמעשה אנחנו שולטים בכל התווך העילי. इसके बाद अब सबकी निगाहें मोसाद पर टिक गई हैं। मोसाद जो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मानी जाती है, अब मोर्चा मोसाद संभालेगी तो हमास पर कयामत बरसेगी। क्योंकि मोसाद के एजेंट शिकार करने में माहिर होते हैं। वो किसी भी देश में, किसी भी भेष में, किसी भी वक्त मौत बनकर टूट सकते हैं। आपको मोसाद का ऑपरेशन भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आखिर कितना अहम है मोसाद को लाइसेंस टू किल देना। मोसाद कितनी घातक है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मोसाद के काम करने के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मोसाद को लेकर दावा किया जाता है कि इजराइल के दुश्मन दुनिया के किसी कोने में बैठे हों, वो मोसाद के निशाने से नहीं बच सकते हैं। मोसाद ने दुनिया में तमाम ऑपरेशन चलाए हैं, लेकिन कुछ ही ऑपरेशन ऐसे हैं जो दुनिया के सामने आ पाए हैं। इससे जाहिर है कि मोसाद के काम करने के पैमाने के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब यही मोसाद अपने सबसे खतरनाक मिशन पर निकलेगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। मोसाद का चीफ डेविड बार्निया बंधकों पर बातचीत करने के लिए कतर पहुंचे। वही कतर जहां हमास का चीफ इस्माइल हानिया छिपा हुआ है, वही कतर जिसने हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम की बात की, जो मिडिल ईस्ट की राजनीति में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। मोसाद चीफ का दौरा आम नहीं था, बल्कि इसे मोसाद के सबसे बड़े ऑपरेशन की शुरुआत माना जा सकता है। कतर के अंदर ज़्यादातर हमास के टॉप लीडरशिप वहीं बैठी है और कतर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस टाइम पे। और इजराइल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उनके जो लोग हैं वहाँ फंसे हुए हैं, उनको रिलीज़ कराना। और इसीलिए उन्होंने अपने इंटेलिजेंस चीफ को भेजा। जब भी किसी कंट्री के अंदर कोई ऐसी बात होती है तो उनके इंटेलिजेंस के लोग सामने आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली अगर कोई पॉलिटिशियन जाएगा तो वो इस टाइप की बात नहीं कर पाएगा, स्टिक बात नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात है कि जब इंटेलिजेंस के चीफ जाते हैं तो उनके आपस के 2 या 3 लोगों को पता होता है कि क्या बात करनी है। बार्निया के हाथों हमास से बातचीत की बागडोर होगी। इससे पहले बार्निया 30 अक्टूबर को भी कतर गए थे। यहां उन्होंने अमेरिकी और कतर के अधिकारियों से बातचीत कर बंधकों की रिहाई का शुरुआती खाका खींचने की कोशिश की थी, लेकिन हमास बार बार अपनी शर्तों और बात से पलट रहा था। इस वजह से उस वक्त कोई ठोस बात नहीं हो पाई। कतर में इजराइल के साथ अमेरिका भी मौजूद था, क्योंकि कई बंधक अमेरिकी नागरिक हैं। बार्निया के अचानक कतर पहुंचने और बंधकों की रिहाई में देरी को भी जोड़कर देखा गया। तैयारी तो एक हिसाब से हो ही चुकी है कि कुछ लोगों को छोड़ा जाए, और इसके अंदर बात ये चल रही है कि इनिशियली 240 में से 50 बंधकों को छुड़वाया जाए, और उसके ऊपर ये चाहते हैं कि जो हमास चाहता है कि उनको कुछ पॉज मिले, और इन्होंने कहा हर एक 10 बंधक के ऊपर हम आपको 1 दिन का टाइम देंगे, और इजराइल का पर्पज़ है कि इनके बंधक छूट जाएं। मोसाद के चीफ डेविड बार्निया को 2021 में दुनिया की सबसे कामयाब मानी जाने वाली खुफिया एजेंसी का प्रमुख बनाया गया था। ये चुनाव इतना सीक्रेट था कि जब तक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐलान नहीं किया, तब तक बार्निया को सिर्फ डी नाम से पुकारा जाता रहा। बार्निया 1996 में केस अफसर के तौर पर मोसाद में शामिल हुए और धीरे धीरे उन्हें मोसाद में नए एजेंट की भर्ती का काम दिया गया, खास तौर पर हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ। 2019 में उन्हें मोसाद का नंबर 2 बनाया गया।
देखिए, ऑपरेशन पहले चलाए थे, उनके IRGC के चीफ उसको भी मार दिया था इन्होंने, और अभी इजराइल की जो मेन अटेंशन है वो हमास की तरफ है। और मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद इजराइल का जो मेन अटेंशन जाएगी वो जाएगी ईरान की तरफ, और इजराइल ईरान के खिलाफ मेजर ऑपरेशन चलाएगा, क्योंकि यूएस भी बहुत परेशान है इस टाइम, जो ईरान का एटीट्यूड रहा है पूरे वॉर के अंदर। लेकिन यही बार्निया और मोसाद 7 अक्टूबर को सवालों में घिर गए जब हमास ने इजराइल में घुसकर खून की होली खेली। अब बार्निया पर जिम्मेदारी है बदला लेने की, जिसके लिए मोसाद पूरी दुनिया में जाना जाता है, और बार्निया ने डिप्टी हेड के तौर पर दुनिया के कोने कोने में एजेंट्स के साथ काम किया है। अब यही एजेंट बार्निया के काम आने वाले हैं। वो किसी भी देश में मौजूद हमास के बड़े नेताओं का काम तमाम करने की प्लानिंग में लग गए होंगे। मोसाद ने तो एक्शन पहले ही स्टार्ट कर दिया। देखिए, यहाँ पे बहुत सी बड़ी बातें हो रही थी कि यहाँ पे टनल बनी है, कैसे इजराइल की आर्मी वहाँ पे घुस गई, इंटेलिजेंस की वजह से घुस गई, स्टीक इंटेलिजेंस है। और मोसाद जिसको माना जाता है नंबर 1 वर्ल्ड के अंदर, वो दोबारा से अपने आप को एस्टेब्लिश कर रही है कि वो नंबर 1 है। और जिस तरीके से हमास की लीडरशिप को टनल के अंदर घुस के मारा जा रहा है, इसीलिए हमास के ऊपर प्रेशर बढ़ा है और वो इस टाइम पे होस्टेजेस को रिलीज करने को राजी हो गए। बंधकों की रिहाई के लिए सबसे खास बात होती है उसकी प्लानिंग, और डेविड बार्निया इसी बात के माहिर माने जाते हैं। बंधकों की रिहाई के लिए हुई सौदेबाजी में आखिरी लम्हों में कतर जाना बार्निया की इसी प्लानिंग का हिस्सा थी। माना यह जा रहा है कि कतर में इजराइल के साथ साथ हमास और दुश्मन देश ईरान के भी कई नेता मौजूद थे, और यही बार्निया की प्लानिंग का पहला पड़ाव था। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि मोसाद सबसे पहले क्या करेगा। बार्निया और उनकी मोसाद सबसे ज्यादा ध्यान खुफिया सूचनाएं इकट्ठा करेंगे। उसके बाद तय किया जाएगा कि टारगेट किसे करना है। इसके बाद तय होगा कि आखिर टारगेट की मूवमेंट क्या है। साथ ही ये भी देखा जाएगा कि हमास के आतंकियों का काम तमाम करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होगा। इस सब के साथ ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी एजेंट पकड़ में ना आए। आखिर में सभी एजेंटों को सुरक्षित निकालना होगा। डेविड बार्निया के बारे में दावा किया जाता है कि उनके भर्ती किए हुए एजेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। बार्निया खुद भी IDF में रह चुके हैं और उन्होंने न्यूयॉर्क से MBA किया हुआ है। वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रह चुके हैं। बार्निया और इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती मोसाद की साख को दोबारा से हासिल करना है, हमास का खात्मा करना और इजराइल से हुई गलतियों को हमेशा के लिए सुधार करना। मोसाद में करीब 7,000 लोग काम करते हैं। ये CIA के बाद सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी मानी जाती है। इसका बजट $1 बिलियन है और इसके खास हथियार हैं तकनीक और जमीन पर फैले एजेंट। मोसाद प्रमुख को 5 साल तक कुर्सी मिलती है और अब तक बने सभी मोसाद प्रमुख डिफेंस बैकग्राउंड के हैं। 1996 से पहले मोसाद प्रमुखों के बारे में कुछ भी सार्वजनिक तौर पर नहीं बताया जाता था, लेकिन अब सब कुछ तय होने के बाद ही मोसाद के चीफ का नाम सबको बताया जाता है। डेविड बार्निया को भी सिर्फ डी कहा जाता था और अब यही डेविड डाडी बार्निया हमास का काल बनने वाले हैं। उनसे एक्सपेक्टेशन है कि पहली बात कि जितने भी यहाँ के हमास के कंट्रोल में इनके इजराइल के जो होस्टेज रखे हैं उनको छुड़ाया जाए, और साथ में इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है, हमास की पूरी एक्टिविटी पे नज़र रखी जा रही है। दूसरी बात है कि बहुत से जो पैलेस्टीनियन हैं वो इजराइल के कब्जे में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। इजराइल पहले भी कह चुका है कि हमास का शीर्ष नेतृत्व चलता फिरता मुर्दा भर है। अब उसने धमकाया है कि हमास के बड़े नेता उधार की जिंदगी जी रहे हैं और इजराइल कुछ भी उधार रखने के मूड में नहीं है। इजराइल 3 तरफ से हमास के आतंकियों को घेरने का प्लान बना रहा है। युद्ध विराम के दौरान वो बेहद ध्यान से गाजा में होने वाली एक एक हरकत पर नजर रखेगा। नजर रखने के लिए इजराइल अपनी खुफिया टेक्नोलॉजी का सहारा लेगा। इसके अलावा छूटने वाले बंधकों से भी पूछताछ की जाएगी ताकि हमास के ठिकानों का सुराग मिल सके। इन जानकारियों का इस्तेमाल युद्ध विराम के बाद की रणनीति बनाने में किया जाएगा। इजराइल ने बार बार कहा है कि हमास के खात्मे से पहले वो नहीं रुकेगा। युद्ध विराम के बाद नई रणनीति और नए हथियारों से इजराइल हमास पर घातक प्रहार करेगा। युद्ध विराम अपनी जगह है, इंटेलिजेंस अपनी जगह है। आर्मी लड़ती है, आर्मी जब लड़ने को बंद कर देती है तो युद्ध विराम हो जाता है, लेकिन इंटेलिजेंस का काम बंद नहीं होता। इंटेलिजेंस का काम चलता रहता है। इंटेलिजेंस का काम पहले भी चल रहा था, वार में भी चल रहा है और वार के बाद भी चल रहा है। कोई इंटेलिजेंस ने कोई यहाँ पे युद्ध विराम नहीं किया। युद्ध विराम किया फोर्सेस के द्वारा, और इनकी जो इजराइल की इंटेलिजेंस है
वो काम करती रहेगी और काम यही करेगी, हमास के लोगों को ढूंढना, साथ में अपने होस्टेजेस को ढूंढना। डेविड बार्निया के बारे में बेहद कम जानकारी मौजूद है। दुनिया की अजीम खुफिया एजेंसी के प्रमुख वैसे भी एक साए की तरह ही रहते हैं ताकि उनके परिवार और उनके जानकारों को किसी तरह का खतरा ना हो सके। मोसाद के काम करने के तरीके भी ठीक ऐसे ही हैं, दीवार पर साए की तरह खामोश लेकिन खतरनाक। मोसाद के कारनामे ऐसे ही रहे हैं। जर्मनी के शहर म्यूनिख में ओलंपिक्स होने वाले थे। पूरी दुनिया के खिलाड़ी म्यूनिख के खेल गांव में जमा हो गए थे। तभी ब्लैक सितंबर और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के आतंकियों ने इजराइल के खिलाड़ियों के रहने की जगह पर हमला किया। और एक एक करके 11 इजरायली खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया। उस वक्त इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मायर थी, जो अपने सख्त फैसलों के लिए जानी जाती थी। उस वक्त मोसाद प्रमुख थे ज्वी जमी। मोसाद ने 11 आतंकियों को 20 साल तक एक एक करके मौत के घाट उतारा। इस दौरान कभी फोन बम, कभी गोली और कभी चिट्ठी बम। इन सब से मोसाद के एजेंट ने अपने दुश्मनों का सफाया किया। इस पूरे ऑपरेशन को रैथ ऑफ गॉड यानी खुदा का कहर नाम दिया गया। मोसाद के इस ऑपरेशन पर बॉलीवुड में फिल्म तक बनी। पूरी दुनिया में सबसे मशहूर शहर भीड़ भाड़ भरे दुबई में मोसाद ने दिन दहाड़े हमास के मिलिट्री विंग के संस्थापक महमूद अल मबूह का सफाया कर दिया, और वो भी इस अंदाज में कि वो हत्या है या नेचुरल डेथ, ये पता लगाने में 10 दिन लग गए। अल मबूह जिस होटल में ठहरा था, मोसाद के एजेंट ने उसके कमरे के ठीक सामने वाला कमरा लिया और मौका मिलते ही उसे ऐसा इंजेक्शन दिया जिससे उसे लकवा मार गया। फिर तकिए से उसकी सांसें रोक दी। बाद में इस घटना का सीसीटीवी बरामद हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हमास का सफाया होने के बाद ही इजराइल का बचना पॉसिबल है। अगर हमास ख़त्म नहीं होगा तो इजराइल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये जो वार है ये टू द एंड चलेगी, यानी कि हमास को ख़त्म होना ही पड़ेगा। और हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ल्ड के लिए थ्रेट बनी है। इवन यूएस ये चाहता है, और मैं दूसरी बात कहूँ कि ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज वो भी चाहती है हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाए, अदरवाइज उनको थ्रेट होगा। अब मोसाद के सामने चुनौती है कि वो किस तरह अपने दुश्मनों का सफाया करता है। वहीं हमास को भी पता होगा कि डेविड बार्निया की शक्ल में मौत किसी भी वक्त उनका नामो निशान मिटा सकती है, और यही वजह है कि हमास के बड़े चेहरों को अपनी जान की फिक्र भी हो रही होगी, क्योंकि मोसाद जो एक बार ठान लेता है किसी ना किसी तरह उसे हासिल कर ही लेता है। और इस बीच कुछ बड़ी खबरों का रुख करने जा रहे हैं, युद्ध क्षेत्र से सामने आ रही हैं। बता दें, बंधकों को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रख दें। कुछ ही देर में हो सकती है बंधकों की रिहाई। आज रिहा होने वालों की लिस्ट अब सामने आ गई है। आज 13 बंधकों को हमास द्वारा छोड़ा जाएगा। आज भी कुछ बच्चों को रिहा किया जा सकता है, ये खबर भी हमें मिल रही है। अगली बड़ी खबर आपके सामने, हमास के कब्जे से छूटे सभी बंधक पूरी तरीके से स्वस्थ बताए जा रहे हैं, और अस्पताल में बताया जा रहा है कि अभी सभी बंधक हैं, क्योंकि इन्हें इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल सबसे पहले भेजा गया। पेटा टेकवा के शरीदर अस्पताल में सभी बंधक हैं। अस्पताल में परिवार के लोगों से मिले हैं छूटे हुए बंधक की तस्वीर आपके सामने आ रही है। इजराइल के अस्पताल में खुशी का माहौल इस वक्त देखा जा सकता है। इस बीच आपको बता दें, आप पेटा टेकवा के शरीदर अस्पताल में मौजूद TV9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
इजराइल और हमास के बीच हुई डील के मुताबिक पहले न सिर्फ सीजफायर किया गया बल्कि वादे के मुताबिक दोनों तरफ से, एक तरफ से इजराइल के 39 कैदियों को छोड़ा जो फिलिस्तीन से ताल्लुक रखते थे और इसके बदले में 13 इजरायलियों के साथ कुल लगभग 12 थाई निवासियों को भी छोड़ा। कुल 24 लोगों की बीती शाम रिहाई की गई है। उसी की तर्ज पर आज सीजफायर का दूसरा दिन है, लिहाजा आज भी वादे के मुताबिक 13 इजरायलियों को न सिर्फ हमास बंधक के तौर पर छोड़ेगा बल्कि वादा निभाते हुए इजराइल भी 39 कैदियों को रिहा करेगा, जिसको लेकर प्रोसेस शुरू है। हमारी मौजूदगी इस वक्त इजराइल में जिस जगह पर है यह श्रीनगर का चिल्ड्रन हॉस्पिटल है और रिहा होने वाले तमाम बंधकों को इसी अस्पताल में लाकर रखा गया है वादे के मुताबिक, क्योंकि इसमें न सिर्फ कतर मध्यस्थता कर रहा है, मिस्र मध्यस्थता कर रहा है, अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है, बल्कि तमाम और भी ऐसे देश हैं जो दिखते तो नहीं हैं लेकिन वो चाहते थे कि सीजफायर हो, क्योंकि इस पूरी डील में सिर्फ इजराइल के लोग बंधक नहीं हैं बल्कि दुनिया के लगभग 24 ऐसे मुल्क हैं जिनके निवासी इस वक्त हमास के कब्जे में हैं। वो तमाम मुल्क इस पूरे मामले में सीजफायर चाहते थे, मध्यस्थता चाहते थे, जिसके बाद यह संभव हो पाया। हालांकि इसमें 49 दिनों का वक्त लगा और अब डील के मुताबिक सीजफायर का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी अब कुछ बंधकों को रिहा करने की बात कही जा रही है। तो जिस अस्पताल में रिहा हुए बंधकों को रखा गया, वहां से आप एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख रहे थे टीवी 9 भारतवर्ष की, जहां अंदर क्या हालात हैं, बाहर क्या स्थिति है, ये सब कुछ हमने आपको रिपोर्ट के जरिए बताया। आगे भी अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तेलंगाना के महेश्वरम में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया और बीआरएस कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, तेलंगाना में प्रधानमंत्री मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और बीआरएस दोनों पर ही जोरदार निशाना साधा। मैं अब भाजपा की पहचान बताता हूं आपको। आप याद कीजिए वो कौन सी पार्टी थी, इन्हें हुजराबाद में हराया, बीजेपी ने हराया। किस पार्टी ने इन्हें दुबक्का में हराया, बीजेपी ने। किस पार्टी से जीएचएमसी के चुनाव में हारते हारते बच गए, बीजेपी। और इसलिए ये सबसे ज्यादा किससे डरते हैं, बीजेपी से। दोनों डरते हैं। ना कुटुंब सभ्युलारा, महेश्वरम की ये सीट इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि कांग्रेस और बीआरएस कैसे एक ही सिक्के की दो बाजू है। यहां पर पिछली बार भी लोग बीआरएस के खिलाफ थे। आप लोग अच्छी तरह समझ गए थे कि बीआरएस ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है, आपके विश्वास को तोड़ा है। इसलिए तब आपने बीआरएस को हराने का फैसला किया, आपने कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस की प्रत्याशी ने अपनी पार्टी छोड़कर बीआरएस ज्वाइन कर ली और सरकार का हिस्सा भी तक बन गई। यानी तेलंगाना में कांग्रेस को दिया हुआ हर वोट वो बीआरएस को ही मजबूत करता है। बीआरएस सरकार को हराने और हटाने के लिए आपकी सबसे विश्वसनीय साथी कोई है, आपके सपनों के लिए काम करने वाला कोई है, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी है।